नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक लड़के ने शादी में लड़की के पिता से दहेज की मांग की तो बेटी ने कर दिया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। सुबह की हल्की धूप मीरा के कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। कमरे में किताबों की अलमारी, दीवार पर चिपके लक्ष्य सूचियों के पन्ने और एक कोने में रखी उसकी छोटी सी डेस्क थी। मीरा ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और लैपटॉप खोलकर अपने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। 25 साल की मीरा अपने छोटे से कस्बे की सबसे होनहार लड़कियों में से एक थी। उसने अपने संघर्ष और मेहनत से न केवल पढ़ाई में उच्च स्थान प्राप्त किया था, बल्कि एक बड़े शहर में एक अच्छे पद पर नौकरी भी हासिल की थी। वह आत्मनिर्भर थी और अपनी जिंदगी को लेकर काफी स्पष्ट थी। मीरा का परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता रामनाथ जी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। अपनी सीमित आय में भी उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीरा की मां सुशीला जी एक गृहिणी थी जो हमेशा परिवार की खुशियों का ध्यान रखती थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो कॉलेज में पढ़ रहा था। हालांकि परिवार खुशहाल था, लेकिन मीरा की शादी को लेकर एक उद्देश्य चिंता हमेशा बनी रहती थी। हर शादी की चर्चा में उनकी आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती। समाज का दबाव और दहेज की परंपरा इस चिंता को और बढ़ा देती थी। इस सुबह भी जब मीरा अपने काम में व्यस्त थी, सुशीला जी ने धीरे से उसके पास आकर कहा, बेटी, आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा घर बार है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, बस हमें थोड़ा ध्यान से बात करनी होगी। मीरा ने थोड़ी हैरानी और झुंझलाहट के साथ मां की ओर देखा। मां, आप बिना मुझसे पूछे इन सब बातों में क्यों पड़ती हैं? मुझे भी शादी की जल्दी नहीं है, और वैसे भी अगर उनकी सोच दहेज जैसी होगी तो मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। सुशीला जी ने थोड़े हिचकते हुए कहा, बेटी, हम भी नहीं चाहते कि दहेज की बात हो, पर जमाना ऐसा है, अगर लड़का अच्छा है और हमें थोड़ी मदद के लिए कहे तो उसमें गलत क्या है? मीरा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, मां, मदद और दहेज में फर्क होता है। मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहती जिसकी सोच इतनी पीछे हो। सुशीला जी ने शांत स्वर में कहा, अच्छा एक बार मिल तो लो, क्या मालूम तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। फिर वह मीरा की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लग गई। शाम को लड़के वाले आए। राघव और उसका परिवार शहर के धनी परिवारों में से एक था। राघव ने इंजीनियरिंग की थी और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी सादगी और शांत स्वभाव ने पहली मुलाकात में ही मीरा को प्रभावित किया। मीरा और राघव के बीच बातचीत सहज और सामान्य रही। राघव ने बताया कि वह अपने काम और पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है। मीरा को उसकी सोच और व्यक्तित्व आकर्षक लगे, लेकिन जाते जाते राघव की मां ने एक वाक्य में सब स्पष्ट कर दिया। लड़की तो अच्छी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस हम चाहते हैं कि शादी में थोड़ा मान सम्मान बना रहे, कुछ तो देना ही पड़ता है, आखिर लड़के वाले, समाज में इज्जत भी रखनी होती है। ये सुनते मीरा के माता पिता के चेहरे उतर गए। उन्होंने विनम्रता से लड़के वालों को विदा किया, लेकिन मीरा ये सब सुन चुकी थी। पापा, क्या यही वो घर था जिसकी आप बात कर रहे थे? मीरा ने गुस्से में पूछा। रामनाथ जी ने सिर झुकाते हुए कहा, बेटा, हमें देखना पड़ेगा, समाज में रहना है। मीरा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पापा, मैं दहेज के इस खेल में शामिल नहीं होने वाली। अगर उनकी सोच ऐसी है
तो मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। उस रात मीरा अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी रही। क्या मेरी शिक्षा, मेरी आत्मनिर्भरता और मेरे संस्कार काफी नहीं है? क्या एक लड़की की पहचान सिर्फ उसकी क्षमता से नहीं बल्कि दहेज की रकम से होती है? क्या समाज की ये सोच कभी बदलेगी? मैं जानती थी कि उसे अपनी इस सोच के लिए लड़ाई लड़नी होगी। दहेज के खिलाफ ये लड़ाई उसके आत्मसम्मान और सही जीवन साथी की तलाश की थी। अगली सुबह घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। सुशीला जी रसोई में काम करते हुए बड़बड़ा रही थी। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था, लड़का इतना पढ़ा लिखा था, फिर भी हमारी किस्मत खराब है जो लड़की को कुछ समझ नहीं आता। रामनाथ जी अखबार में सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान अखबार पर नहीं था। मीरा अपने कमरे से बाहर आई और माँ की बातों को सुनते हुए बोली, माँ, आप मुझे बार बार दोष क्यों दे रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि रिश्ता सोच समझकर तय होना चाहिए? दहेज मांगने वाले लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? सुशीला जी ने झुंझलाकर जवाब दिया, बेटी, ये सब तो शादी के बाद ठीक हो जाता है। लड़का अच्छा है, नौकरी भी बढ़िया है। अगर थोड़ा देना पड़े तो उसमें इतना बुरा क्या है? समाज में रहना है बेटी, ये सब ऐसे ही चलता है। मीरा ने कड़े स्वर में कहा, माँ, यही तो समस्या है। जब तक हम ऐसे ही चलता है मानकर इसे सही ठहराते रहेंगे, ये बंद कैसे होगा? क्या एक लड़की की जिंदगी उसकी काबिलियत पर तय नहीं हो सकती? क्या हमेशा पैसों से उसका मूल्य तय किया जाएगा? रामनाथ जी ने धीरे से कहा, मीरा, हाँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन समाज के नियमों से लड़ना आसान नहीं है। लोग बातें करेंगे, रिश्तेदार ताने देंगे, और अगर ये रिश्ता टूट गया तो आगे कोई और रिश्ता आएगा भी या नहीं, पता नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली। वह समझ रही थी कि उसके माता पिता पर कितना दबाव है, लेकिन वह जानती थी कि यदि आज उसने झुकने का फैसला कर लिया तो ये उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालेगा। दिन बीतते ही रिश्तेदारों को भी ये बात पता चल गई कि मीरा ने दहेज के कारण ये रिश्ता मना कर दिया। सबसे पहले बुआ जी का फोन आया। अरे सुशीला जी, ये क्या सुना मैंने? इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था और तुम लोगों ने उसे ठुकरा दिया। आजकल तो ऐसा लड़का मिलना भी मुश्किल है, और दहेज कौन नहीं लेता? ये तो परंपरा है। लड़के वाले अगर थोड़ा कुछ मांग भी ले तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सुशीला जी ने एक मजबूर मां की तरह कहा, क्या करे दीदी, लड़की अब बड़ी हो गई है, अपनी बातों में अड़ी रहती है। हमें तो हर पर डर लगा रहता है कि कहीं इसकी जिद के चलते कोई रिश्ता ही ना मिले। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, अरे ज्यादा पढ़ने का यही नतीजा है। देख लो, ज्यादा समझदार लड़की हमेशा मुश्किलें खड़ी करती हैं। मीरा, जो के पास के कमरे में थी, ये सब सुन रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वह जानती थी कि उसे अपनी आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना होगा। राघव और उसका परिवार कुछ दिनों बाद राघव के परिवार से फोन आया। उसकी मां ने सुशीला जी को फोन पर कहा, हमने सोचा था कि आप लोग समझदार हैं, लेकिन लगता है कि लड़की को ज्यादा छूट दी हुई है। देखिए, इससे बराबरी से निभाए जाते हैं। अगर हम थोड़ी उम्मीद कर रहे थे तो उसमें बुरा क्या था? आखिर लड़का इतना काबिल है। सुशीला जी ने विनम्रता से कहा, बहन जी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन हमारी मीरा दहेज के खिलाफ है। वह शादी को सामान या पैसे से नहीं, बराबरी से देखती है। ये सुनकर राघव की मां का स्वर बदल गया। अच्छा, तो लड़की अपने फैसले खुद लेगी, परिवार को इज्जत नहीं है क्या? ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं टिकेगा। लड़की वालों का कोई भी मान सम्मान होता है। अच्छा हुआ जो पहले पता चल गया कि रिश्ता नहीं होना चाहिए।
उस साथ मीरा अपने माता पिता के साथ बैठी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, पापा, मैं जानती हूं कि आप लोग मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन क्या मेरी शादी केवल इसलिए होनी चाहिए कि समाज कुछ कहेगा? अगर मैं झुक गई तो क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश रह पाऊंगी? मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे मेरी सोच और मेरी काबिलियत के लिए अपनाए, ना कि पैसे के लिए। रामनाथ जी ने कुछ देर सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी गलत नहीं है, लेकिन समाज का डर उन्हें भीतर से खा रहा था। मीरा ने ठान लिया कि वह इस लड़ाई को अकेले क्यों ना लड़ना पड़े, पीछे वो कभी नहीं हटेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर कोई रिश्ता मेरी काबिलियत को नहीं बल्कि पैसे को देखेगा तो वह रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। और अगर समाज सवाल उठाएगा तो मैं उसके सामने भी अपनी बात रखूंगी, लेकिन मैं दहेज देकर अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करूंगी। सुशीला जी ने गहरी सांस ली। शायद पहली बार उन्हें अपनी बेटी की सोच पर गर्व हो रहा था, लेकिन चिंता भी कम नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक मीरा के घर का माहौल शांत मगर भारी रहा। माँ अब भी थोड़ा नाराज थी, पापा चुपचाप थे और मीरा मीरा खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कस्बे के छोटे दायरे में बातें छिपती कहाँ हैं। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में चर्चा होने लगी कि मीरा ने लड़के वालों को दहेज के कारण मना कर दिया। एक सुबह जब सुशीला जी सब्जी खरीदने बाजार गई तो उनकी पड़ोसी गीता ने व्यंग्य करते हुए पूछा, अरे भाभी, सुना है कि मीरा ने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। आजकल तो लड़कियों को ऐसे रिश्ते नहीं मिलते, क्या जरूरत थी इतना ईगो दिखाने की? सुशीला जी ने कुछ नहीं कहा। वह सिर झुकाए सब्जी खरीदती रही, लेकिन गीता रुकी नहीं। देख ली ना भाभी, ज्यादा नखरे करने वाली लड़कियां उम्र भर कुंवारी रह जाती हैं और फिर लोग कहते हैं कि लड़की में कोई कमी होगी। अब आप ही बताइए, कौन लड़के वाले बिना दहेज शादी करेंगे? सुशीला जी ने बस इतना कहा, हमने जो किया सोच समझ कर किया, अब जो होगा देखा जाएगा। गीता की बातें सुनकर सुशीला जी का मन भर आया। घर लौटकर उन्होंने मीरा से कहा, बेटी, ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद हमने गलती कर दी है। इस उम्र में लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मीरा ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं जानती कि ये बातें सुनकर आपको बुरा लगता है, लेकिन क्या हमें सिर्फ इसलिए समझौता करना चाहिए क्योंकि लोग बात कर रहे हैं? आप ही सोचिए, अगर मैं दहेज के कारण उस घर में शादी करती तो क्या वह रिश्ता टिक पाता? क्या मैं खुश रहती? सुशीला जी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें तो नम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उसी दिन शाम को अचानक राघव का फोन मीरा के मोबाइल पर आया। मीरा ने कॉल उठाई। हेलो मीरा, मुझे तुमसे एक बात करनी। राघव की आवाज गंभीर थी। जी कहिए, मीरा ने शांति से जवाब दिया। देखो, मुझे तुम्हारे इनकार करने की वजह समझ में आई। मैं भी दहेज के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरे घर में ये सब चलता है। मैंने अपने माता पिता से बात की थी कि दहेज की कोई जरूरत नहीं है, पर वे नहीं माने। मैं चाहता था कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन अब शायद ये संभव नहीं है। राघव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मीरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, राघव, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम भी दहेज के खिलाफ हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी, ये मेरी लड़ाई नहीं है। ये हमारे पूरे समाज की सोच को बदलने की बात है। अगर तुम सच में इसे गलत मानते हो तो तुम्हें अपने परिवार को समझाना होगा। ये इतना आसान नहीं है मीरा। परिवार के खिलाफ जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता, राघव ने उदास स्वर में कहा। मीरा ने शांत
लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर ये रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम अपनी सोच को अपने परिवार के सामने नहीं रख सकते तो तुम उस बदलाव के लिए तैयार नहीं हो जो जरूरी है। राघव ने चुपचाप फोन रख दिया। अगले कुछ दिनों में रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के सवाल और ताने बढ़ते गए। हर किसी के पास अपनी राय थी। कुछ लोग कहते, कितनी पढ़ाई करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं, अब कौन इसे शादी के लिए पूछेगा। लड़की को इतना से चढ़ाना ठीक नहीं होता है, माँ बाप को ही भुगतना पड़ता है। फिर ऐसी लड़कियां ज्यादा देर घर पर बैठी रहें तो घर की इज्जत पर बुरा असर पड़ता है। रामनाथ जी चुपचाप सब सुनते रहते, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। एक शाम उन्होंने मीरा से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम सही हो, लेकिन ये समाज हमारी जिंदगी को आसान नहीं बनाएगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारी शादी ऐसे घर में हो जहां तुम्हें इज्जत और प्यार मिले। लेकिन ये सब देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारी जिद तुम्हारे लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे। मीरा ने अपने पिता के पास बैठते हुए कहा, पापा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन ये जिद नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान और सही जीवन की लड़ाई है। क्या आप मुझे इस लड़ाई में अकेला छोड़ देंगे? रामनाथ जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी कमजोर नहीं है, बल्कि वह अपने सिद्धांतों के लिए मजबूती से खड़ी है। ठीक है बेटा, तुम जो कर रही हो ठीक ही कर रही हो। हम बस तुम्हारा साथ दे सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। मैं बस ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि वो इस मुश्किल हालात में तुम्हें हौसला दे बेटा। मीरा उसके बाबा की बात सुन के अपने को और मजबूत महसूस करती है। कुछ दिनों बाद मीरा ने अपने कॉलेज की एक सहेली निधि से बात की। निधि भी मीरा की तरह आत्मनिर्भर और अपनी शादी में किसी भी प्रकार के समझौते के खिलाफ थी। मीरा, समाज की बातों को भूल जाओ। हम दोनों ने ये ठाना है कि हम अपने भी सही जीवन साथी ढूंढेंगे, ना कि किसी दबाव में आकर समझौता करेंगे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मीरा को निधि की बातों से हिम्मत मिली। उसने तय कर लिया कि वह अपने जीवन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। उसे पता था कि सही समय आने पर वैसा साथी जरूर पाएगी जो उसकी सोच और मूल्य को समझे। मीरा ने खुद को समाज के तानों और रिश्तेदारों की बातों से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने जीवन के फैसले अपनी शर्तों पर लेगी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। एक दिन जब वह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुशीला जी कमरे में आई। बेटी, तेरी मामा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके एक जानने वाले के बेटे का रिश्ता है, अच्छा लड़का है, बस थोड़ी सी डिमांड है, तुम एक बार बात कर लो। सुशीला जी ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। मीरा ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे दहेज की बात करने वाले किसी लड़के या परिवार से शादी नहीं करनी है। आप बार बार इस बात पर क्यों जोर देती हैं? सुशीला जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मेरी ममता डरती है। समाज में ये बातें सुनते सुनते दिल बैठने लगता है। आखिर कब तक तुम इस तरह अकेली रहोगी? रिश्तेदार तो जैसे मौके का इंतजार करते हैं कि कोई नई बात कह सके। मीना ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप परेशान मत होइए। मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी शादी मेरे उसूलों पर हो, ना कि समाज के दबाव में। और माँ, क्या आप चाहेंगी कि मैं किसी ऐसे परिवार में जाऊं जहां मेरी इज्जत मेरे पैसों पर निर्भर हो? सुशीला जी चुप हो गई। उनका दिल तो समझ रहा था कि उनकी बेटी सही है, लेकिन समाज की सोच से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं था। मीरा ने अब अपनी पूरी ऊर्जा अपने करियर पर लगा दी। उसने तय किया कि वह खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि समाज का
समाज का कोई भी ताना उसे तोड़ ना सके। वो ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें उसकी मेहनत और नेतृत्व की सब तारीफ कर रहे थे। उसके बॉस मिस्टर मेहरा ने एक दिन मीटिंग के बाद कहा, मीरा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमें प्रभावित किया है। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद तुम्हें प्रमोशन के लिए जरूर सोचा जाएगा। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये उसके लिए गर्व का पल था। मीरा ने ये बात घर आके अपने माता पिता को बताई, जिससे उन्हें उस और भी गर्व होने लगा। बस बेटा, तुम इसी तरह मेहनत करते रहो, देखना तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी। तभी सुशीला जी कहती हैं, बस बेटा, अब भगवान तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का बता दे जो सिर्फ तुमसे प्यार करता हो, ना कि किसी रुपए पैसों से। तभी मीरा एक छोटी सी मुस्कान लेते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन निधि ने मीरा को चाय पर बुलाया। बातचीत के दौरान निधि ने अचानक कहा, मीरा, क्या तुमने सुना? राघव की शादी अगले महीने तय हो गई है। मीरा ने थोड़ा चौंक कर पूछा, अच्छा, किससे? किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से। और हाँ, शादी में करोड़ों का दहेज दिया जा रहा है। राघव के घर वालों को तो जैसे जैकपॉट मिल गया हो। निधि ने थोड़ा व्यंग्य से कहा। मीरा ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराई। चलो, अच्छा है, शायद राघव के परिवार को वह मिल गया जो वह चाहते थे। लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने ये रिश्ता नहीं अपनाया, क्योंकि अगर मैं समझौता कर लेती तो मेरी सारी जिंदगी इसी दहेज की याद में गुजर जाती। हाँ, तुम सही कह रहे हो मीरा। मुझे भी कि दहेज मांगने वाले लोग कम ही पसंद आते हैं, क्योंकि ये उससे ही ज्यादा पसंद करते हैं और इज्जत देते हैं जो ज्यादा दहेज दाता है। वरना उनकी नजर में आने वाली बहू बहू नहीं, सिर्फ नौकरानी होती है बस। उसकी बातों से मीरा को एक नया मोड़ मिलता है। मीरा ने अब शादी की चिंता को एक तरफ रख दिया था। उसने अपनी सहेली निधि के साथ एक नया विचार सोचा, अपने कस्बे की लड़कियों के लिए एक अभियान शुरू करना। उनका मकसद था कि लड़कियों को ये सिखाया जाए कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं और दहेज जैसी बुराई से लड़ सकती हैं। उन्होंने एक छोटे से हॉल में दहेज मुक्त समाज नाम से एक सेमिनार आयोजित किया। कस्बे की कई लड़कियां और उनके परिवार वाले इसमें शामिल हुए। मीरा ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। मैंने दहेज के कारण एक रिश्ता ठुकराया। यह आसान नहीं था। लोग बातें करते हैं, ताने देते हैं, लेकिन अगर हम इन बातों से डर गए तो बदलाव कैसे आएगा? हमें अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना ही होगा। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। कई लड़कियों ने उसके पास आकर कहा, दीदी, आपने हमें हिम्मत दी, अब हम भी अपने हक के लिए खड़ी होंगी। सेमिनार के बाद मीरा को एक अजनबी का फोन आया। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। मैंने आपके सेमिनार के बारे में सुना, आपसे मिलना चाहता हूँ। मीरा ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन आप कौन है? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और दहेज के खिलाफ काम करता हूँ। आपकी बातों ने मुझे प्रभावित किया है। क्या हम मिल सकते हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, क्यों नहीं। मीरा काफी हैरान थी कि आखिर ये रवि है कौन और ये मुझसे मिलना क्यों चाहता है। काफी सोचने के बाद अपने आप से ही कहती है कि देखते हैं कौन है। आखिर मिलने के बाद ही मालूम चलेगा कि इसके मिलने का क्या कारण है। मीरा ने दहेज मुक्त समाज अभियान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उसके छोटे से कस्बे में हुए पहले सेमिनार की सफलता ने उसे विश्वास दिया कि बदलाव संभव है। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि राह आसान नहीं होगी। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसकी सोच और उसके मिशन में उसका साथ दे सके। एक दिन रवि नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने उससे संपर्क किया। उससे मीरा के सेमिनार के बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। मीरा ने
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक कैफे में दोनों की मुलाकात तय हुई। मीरा अपने आत्मविश्वास और सहजता के साथ वहां पहुंची। उसे देखा कि रवि एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मीरा को यकीन दिलाया कि वह सही व्यक्ति से मिल रही हैं। मीरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। रवि ने कहा, आपने जिस हिम्मत से अपनी बात समाज के सामने रखी है वे वाकई प्रेरणादायक है। धन्यवाद रवि जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो भी शुरुआत है। हमारे समाज में दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना एक लंबी लड़ाई है। मीरा ने ईमानदारी से जवाब दिया। कैफे के वेटर ने आकर ऑर्डर लिया और दोनों ने कॉफी मंगाई। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मीरा जी, मैंने वर्षों तक दहेज प्रथा के खिलाफ काम किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब युवाओं के बीच इस विषय पर जागरूकता बढ़ रही है। अगर हम एक साथ काम करें तो इसे और भी प्रभावी बना सकते हैं। रवि ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा, आपके अभियान को एक व्यापक स्वरूप देने के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि एक कम्युनिटी सेंटर जहां लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जा सके। साथ ही हमें गांव गांव जाकर जागरूकता फैलानी होगी। मीरा की आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए फंडिंग और लोगों का समर्थन जरूरी होगा। समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो बदलाव का विरोध करेंगे। रवि मुस्कुराए। हर बड़े बदलाव का सामना चुनौती से होता है, लेकिन अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं इस काम में आपके साथ हूं। उस पर मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। रवि जैसे लोग उसकी लड़ाई को साझा कर रहे थे। कि उसके लिए एक नई शुरुआत थी। मीरा के इस अभियान का प्रभाव धीरे धीरे उसके परिवार पे भी दिखने लगा था। जहां पहले सुशीला जी समाज के डर और तानों से परेशान रहती थी, अब अपनी बेटी के काम पर गर्व महसूस करने लगी थी। एक दिन जब मीरा ऑफिस से लौटी तो उसने अपने पिता को गहरी सोच में डूबा पाया। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? उसने पूछा। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूं कि मैं भी तुम्हारे इस अभियान का हिस्सा बनूं। मैं अपने स्कूल में बच्चों और उनके माता पिता को इस मुद्दे पर जागरूक कर सकता हूं। मीरा ने अपने पिता को गले से लगा लिया। ये उसके लिए सबसे बड़ा समर्थन था। मीरा और रवि ने मिलकर अपने अभियान को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव गांव जाकर कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू की। दहेज मुक्त भारत नाम के इस अभियान ने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन जहां बदलाव होता है वहां विरोध भी होता है। एक दिन जब मीरा और रवि एक गांव में कार्यशाला कर रहे थे तो कुछ लोग आकर विरोध करने लगे। तुम लोग हमारी परंपराओं को क्यों खत्म करना चाहते हो? दहेज हमारी संस्कृति का हिस्सा है, एक अधेड़ आदमी ने गुस्से में कहा। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या ये सही परंपरा है जो लड़कियों को बोझ समझती है? क्या हमारी बेटियों की कीमत पैसों से तय होनी चाहिए? रवि ने भी कहा, दहेज ने ना जाने कितने परिवारों को तबाह किया है। अगर हम इसे रोक सकते हैं तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग उनकी बातों को समझ गए, लेकिन कुछ अब भी नाराज थे। मीरा और रवि जानते थे कि लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन ये भी जानते थे कि वह सही रास्ते पर है। मीरा और रवि के प्रयास रंग लाने लगे। कई लड़कियों ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कई परिवारों ने दहेज ना लेने और ना देने की शपथ ली। एक दिन रवि ने मीरा से कहा, मीरा, तुमने अपने उसूलों पर और मेहनत से जो किया वह काबिल तारीफ है, लेकिन इस सफर में तुमने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस लड़ाई को साथ में लड़ें, हमेशा के लिए। मीरा ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा।
तुम कहना क्या चाहते हो रवि? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बिना किसी दहेज, बिना किसी शर्त के। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। मीरा मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि उसका सही निर्णय होगा। जीवन की हर मुश्किल को पार करते हुए उसने ये साबित कर दिया था कि औरत अकेले ही बदलाव ला सकती है, लेकिन साथ मिलकर ये बदलाव और बड़ा हो सकता है। मीरा और अभी का दहेज मुक्त समाज अभियान अब स्थानीय स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था। कई सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया और जागरूक नागरिक उनके काम की प्रशंसा कर रहे थे। उनके विचार प्रयास लोगों के दिलों को छू रहे थे। लेकिन ये सफर बिना चुनौतियों के नहीं था। एक दिन मीरा और रवि ने बड़े शहर में सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में लोग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे थे, लेकिन बीच में कुछ असंतुष्ट लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दहेज हमारी परंपरा है, इसे खत्म करने की कोशिश, तुम समाज के नियमों को तोड़ रहे हो, एक अधेड़ व्यक्ति ने गुस्से में कहा। मीरा ने माइक थामा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, क्या परंपराएं हमारे अपनों के जीवन से बड़ी हो सकती हैं? क्या बेटियां केवल दहेज की बोली लगाने के लिए पैदा होती हैं? अगर ये परंपरा किसी के सपनों और आत्मसम्मान को कुचलती है, तो उसे बदलना हमारा कर्तव्य है। उसकी बातों ने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया। कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन कुछ अब भी नाराज थे। रवि ने प्रशासन की मदद से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस घटना के बाद मीरा के माता पिता ने महसूस किया कि उनकी बेटी सच में समाज में बदलाव लाने का काम कर रही है। सुशीला जी, जो कभी मीरा के फैसलों को लेकर असमंजस में थी, अब गर्व से कहती थी, हमारी बेटी ने अपने साहस और मेहनत से जो मुकाम पाया है वह अद्भुत है, हमें उस पर गर्व है। एक शाम रामनाथ जी ने मीरा से कहा, बेटा, ये सब सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है। मैं अपने स्कूल के जरिए बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करना चाहता हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि परिवार का समर्थन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा और रवि ने दहेज मुक्त शिक्षा अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता। उन्होंने एक छोटे कस्बे में पहला केंद्र खोला, जहां लड़कियों को सिलाई, कंप्यूटर और अन्य कौशल सिखाए जाने लगे। केंद्र के उद्घाटन पर मीरा ने कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उम्मीद की एक किरण है। ये दिखाने का प्रयास है कि हर लड़की अपने सपनों को जी सकती है, बिना किसी समझौते के। एक खास दिन रवि ने मीरा को डिनर पर बुलाया। मीरा वहां पहुंची तो उसने देखा कि दीवारों पर अभियान से जुड़ी तस्वीरें और यादें सजाई गई थी। रवि ने उसके सामने आकर कहा, मीरा, तुमने मुझे सिर्फ प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि मेरी जिंदगी को भी एक मकसद दिया। मैं चाहता हूं कि हम इस लड़ाई को हमेशा साथ लड़ें, लेकिन साथी बनकर नहीं, जीवन साथी बनकर। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिना किसी दहेज की शर्तों के, बस प्यार और सम्मान के साथ। मीरा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे ये सब एक सपना हो। क्या हुआ? मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया? रवि ने मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा ने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, हाँ रवि, मैं तुम्हारे साथ इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह प्रस्ताव मेरे माता पिता के सामने रखना चाहिए। रवि ने मीरा के घर आकर उसके माता पिता से अपने दिल की बात कही। रामनाथ जी और सुशीला जी इस रिश्ते से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, भगवान हमारी बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी चुना है, जो ना केवल उसे समझाता है, बल्कि उसके विचारों और संघर्षों में उसका सच्चा साथी भी है।
मीरा के परिवार का आशीर्वाद मिलते ही दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अब मीरा और रवि के अभियान ने एक व्यक्तिगत और सामाजिक मोड़ ले लिया था। उनके प्रयासों से लोग जुड़ने लगे और धीरे धीरे समाज पे बदलाव की लहर दिखाई देने लगी। मीरा और रवि के रिश्ते को अब उनके परिवारों ने भी स्वीकार कर लिया था। उनकी शादी की खबर उनके अभियान से जुड़े लोगों और समाज में चर्चा का विषय बन गई। सभी को ये शादी एक संदेश देती दिख रही थी। प्यार और विश्वास से भरे रिश्ते में दहेज जैसी कुरीति की कोई जगह नहीं है। शादी के लिए दोनों परिवारों ने मिलकर साधारण लेकिन सुंदर कार्यक्रम की योजना बनाई। मीरा के माता पिता ने स्पष्ट कर दिया कि शादी में ना कोई दिखावा होगा, ना कोई दहेज। ये शादी हमारी बेटी के विचारों का प्रतीक होगी। इसमें सादगी होगी, लेकिन प्रेम और सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। रामनाथ जी ने कहा। मीरा और रवि ने तय किया कि शादी के दिन को और खास बनाने के लिए वे अनोखी पहल करेंगे। उन्होंने शादी के निमंत्रण पत्र में लिखा, हमारी शादी में आपका स्वागत है, कृपया हमें आशीर्वाद दें, लेकिन किसी भी उपहार या दहेज की अपेक्षा ना करें। इसके बजाय समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाने का वादा करें। शादी का दिन आ चुका था। समारोह में रवि और मीरा ने साधारण पोशाक पहनकर सभी के सामने उपस्थित हुए। विवाह स्थल को फूलों और दियों से सजाया गया था। अतिथियों में दोनों के परिवारों के साथ साथ उनके अभियान से जुड़े कार्यकर्ता और कई समाज सुधारक भी शामिल हुए। फेरे लेने से पहले मीरा और रवि ने सभी मेहमानों को संबोधित किया। रवि ने कहा, ये शादी सिर्फ हमारा मिलन नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा का मिलन है। हम चाहते हैं कि हर बेटी और बेटे को अपने फैसले लेने की आजादी मिले और दहेज जैसी कुप्रथा कभी उनके रास्ते का रोड़ा ना बने। मीरा ने भी अपने भाव साझा किए। हमारी शादी का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि समाज में संदेश देना है कि बदलाव संभव है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस बदलाव का हिस्सा बने। उनकी बातों से हर कोई प्रभावित हुआ। समारोह सादगी और प्रेरणा से भरा हुआ था। अब दोनों ने पूरे रीति रिवाज से इस और साधारण तरीके से ये शादी सब बन गई। ये सब देख के मीरा के माता पिता की आंखों में अब खुशी के आंसू थे और एक आत्मसम्मान था अपनी बेटी के लिए। सभी इस शादी से बहुत खुश थे और सभी उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे थे। शादी के बाद मीरा और रवि ने अपने अभियान को और भी विस्तृत रूप देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे देश के कोने कोने में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करेंगे। इसके साथ ही दहेज मुक्त शिक्षा अभियान को और भी गांवों और कस्बों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। मीरा ने अपनी कार्यशाला में कहा, दहेज केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं, ये महिलाओं के सपनों और उनके आत्मसम्मान को कुचलने का एक तरीका बन गया है। इसे खत्म करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा उन्हें अपनी शादी की सादगी और सफलता को उदाहरण बनाकर लोगों को दिखाया कि बिना दहेज के विवाह कितना आनंदमय और प्रेरणादायक हो सकता है। समाज में बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे मीरा और रवि के प्रयासों का असर दिखने लगा। कई परिवारों ने दहेज लेने देने की प्रथा को छोड़ने का संकल्प लिया। उनके केंद्रों में सैकड़ों लड़कियां आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। एक दिन एक गरीब किसान ने मीरा से कहा, आपकी प्रेरणा से मेरी बेटी की शादी बिना दहेज के हो रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उसे उसके आत्मसम्मान के साथ विदा कर रहा हूं। ये सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका संघर्ष अब सही दिशा में जा रहा है। कुछ वर्षों बाद मीरा और रवि ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन्होंने अपने अभियान की यात्रा और समाज में आए बदलावों पर चर्चा की। मीरा ने कहा, हमारा सपना केवल हमारा नहीं, पूरे समाज का सपना बन चुका है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हमें हर दिन
लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो एक दिन हमारा समाज इस कुप्रथा से मुक्त हो जाएगा। रवि ने भी सभी से आग्रह किया कि सिर्फ हमारा नहीं, हर माता पिता, हर भाई बहन और हर युवा का कर्तव्य है कि वे इस बदलाव का हिस्सा बने। हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मीरा और रवि की शादी और उनके अभियान ने समाज को एक नई दिशा दिखाई। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब इंसान अपने सपनों और विचारों के लिए अड़िग रहता है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी केवल एक सामाजिक परिवर्तन की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये संदेश भी थी कि प्यार, समानता और आत्मसम्मान से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। दहेज मुक्त समाज का सपना अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा था और मीरा और रवि इसका सबसे बड़े उदाहरण बन गए थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।